नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, ऐसे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर, आज आपको यूटिलिटी एनालिसिस पार्ट 2 ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑर्डिनल अप्रोच मीन्स क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पिछले जो विचारधारा आपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, गणनावाचक विचारधारा, उसकी इस मान्यता पर कटाक्ष करते हुए स्थापित किया गया है कि उपयोगिता गणनीय है, उसे गिना जा सकता है। उपयोगिता का मापन गणनावाचक विचारधारा के अनुसार नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता को गिना नहीं जा सकता है, बल्कि उपयोगिता का संबंध मन से होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है, इसे महसूस किया जा सकता है। इसलिए तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण को प्रस्तुत किया गया है, और जिसमें यह कहा गया है कि एक उपभोक्ता उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को महसूस कर सकता है, उसे वह निश्चित प्राथमिकता क्रम प्रदान कर सकता है। इस क्रम सूचक उपयोगिता विश्लेषण को हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थ वक्र। सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर कुल उपयोगिता का स्तर एक समान होता है। एक बार फिर से सुनिए, तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर दो वस्तुओं के उपभोग के द्वारा प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का स्तर समान रहता है। इस वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर गमन करने पर केवल वस्तुओं के संयोग में परिवर्तन होता है, जबकि कुल उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार ये तटस्थ वक्र आपके सामने बनाया हुआ है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तटस्थ वक्र को ड्रॉ करने से पहले आइए हम एक टेबल पर ध्यान देते हैं। ये टेबल जो यहाँ आपके सामने बनाई हुई है, इस टेबल में हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी एंड ई लिए हैं, जिन पर ए, बी, सी, डी एंड ई कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को प्रदर्शित किया गया है। ए कॉम्बिनेशन पर या कहें कि ए बिंदु पर एक्स वस्तु की 1 और वाई वस्तु की 15 इकाइयों को काम में लिया जा रहा है। तटस्थ वक्र जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र ये बताता है कि एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना जरूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ए बिंदु पर एक्स वस्तु की 1 और वाई वस्तु की 15 इकाइयों को काम में लिया जा रहा है। जब एक उपभोक्ता एक्स वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करना चाहता है, अर्थात वह एक्स वस्तु की एक इकाई को बढ़ा करके 1 से 2 करना चाहता है, बी बिंदु पर आना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे वाई का त्याग करना पड़ेगा, वाई की इकाइयों में कमी करनी पड़ेगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि उपभोक्ता पहले 15 इकाई वाई खरीद रहा था और अब वह 11 इकाई वाई की खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इकाई एक्स को बढ़ाने के लिए वो 4 इकाई वाई का त्याग कर रहा है। 1:4 ये प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। प्रतिस्थापन की दर का मतलब होता है कि एक वस्तु की एक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग किया जाता है, जो कि यहाँ 1:4 से आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की एक इकाई को बढ़ाने के लिए y की 4 इकाइयों का त्याग किया जा रहा है। पुनः जब उपभोक्ता बी बिंदु से सी बिंदु पर जाना चाहता है, अर्थात वह x की वस्तु की एक इकाई को और बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे पुनः y का त्याग करना पड़ेगा। और अब आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता y वस्तु की 11 की बजाय 8 इकाइयां परचेज करता है, 8 इकाइयां खरीदता है, अर्थात 1:3 प्रतिस्थापन की दर है, जो ये बता रही है कि x वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए इस समय एक उपभोक्ता y की 3 इकाइयों का त्याग कर रहा है। अगर डी बिंदु का चयन करता है उपभोक्ता, या कहें कि x की एक इकाई को और बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे पुनः y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और अब वह 8 की बजाय 6 इकाई y की खरीदता है। यहाँ प्रतिस्थापन की दर 1:2 है, जो ये बता रही है कि x की एक इकाई को बढ़ाने के लिए अब एक उपभोक्ता के द्वारा 2 इकाई y का त्याग किया जा रहा है। यदि उपभोक्ता x की एक इकाई और बढ़ाना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए उसे y का पुनः त्याग करना पड़ेगा। और यहाँ टेबल में आपको दिखाई दे रहा है कि अब एक उपभोक्ता y की 6 वस्तु खरीदने की बजाय या 6 इकाई खरीदने की बजाय 5 यूनिट्स परचेज करता है, 5 इकाइयां खरीदता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर y का किया जाने वाला त्याग 1 इकाई के बदले 1 इकाई 1:1 प्रतिस्थापन की दर है। यहाँ आपने देखा कि प्रतिस्थापन की दर लगातार घटती हुई है, 4, 3, 2 और 1 के रूप में ये आपको नजर आ रही है। अब हम तटस्थ वक्र का निरूपण करने जा रहे हैं। तटस्थ वक्र जो आईसी वक्र के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ आपको
दिखाई दे रहा है। इस वक्र पर ए बी सी डी और ई ये 5 अलग अलग बिंदु लिए गए हैं, जो कि ये 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी एंड ई। इस वक्र के दोनों एक्सिस पर दो वस्तुओं एक्स वस्तु और वाई वस्तु को लिया गया है। तटस्थ वक्र जिसका ढाल ऋणात्मक है, जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, जो ये बताता है कि एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना जरूरी है। इसे हम उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर यानी ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, और ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र या उन्नतोदर वक्र होने का अभिप्राय यही होता है कि वह वक्र जिस पर एक वस्तु की एक इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का किया जाने वाला त्याग निरंतर घटता हुआ होता है। यहाँ लिखा है एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, अर्थात x वस्तु के लिए y वस्तु का किया जाने वाला त्याग जो कि निरंतर गिरता हुआ होता है। इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वह प्राय ह्रासमान होती है, निरंतर गिरती हुई होती है, जो टेबल में आपको 4, 3, 2, 1 के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसी टेबल की सहायता से हमने यह वक्र बनाया है। इस वक्र में ए बिंदु पर आप देख रहे हैं कि एक उपभोक्ता एक इकाई x की और 15 इकाई y की काम में लेता है। इसी प्रकार यदि वह ए बिंदु से बी बिंदु पर जाना चाहता है तो ऐसा करने पर x की एक इकाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु y की इकाइयों में कमी होती है। y पहले 15 खरीद रहा था, अब 11 इकाई y को परचेज करता है। इसका मतलब उसने 4 इकाई y में कमी कर दी है। इसी प्रकार B से C, C से D और E बिंदु पर गमन करने के लिए या कहें कि X वस्तु की मात्राओं को निरंतर बढ़ाने के लिए उसे Y वस्तु का निरंतर त्याग करना जरूरी है। A, B, C, D और E एक ही तटस्थता पर विभिन्न बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। ये और कुछ नहीं है बल्कि X और Y के अलग अलग संयोग हैं। इन समस्त बिंदुओं पर कुल उपयोगिता का स्तर एक समान है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र भी कहते हैं। एक उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र पर उदासीन हो जाता है, इसका मतलब कि वो ए बिंदु ले, बी बिंदु ले, सी ले, डी ले या ई ले, कौन सा संयोग वो चयनित करे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संयोग पर प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता का स्तर एक समान होता है। तो इस तरह आपने देखा कि तटस्थ वक्र जिसे हम उदासीनता वक्र के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके पश्चात आप देख रहे हैं इंडिफरेंस मैप। इस रेखा चित्र में OX पर x वस्तु को लिया गया है और OY पर y वस्तु को लिया गया है, और यहाँ इस रेखा चित्र में IC1, IC2, IC3 एंड IC4 विभिन्न तटस्थ वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इसे तटस्थ मानचित्र कहते हैं, और तटस्थ मानचित्र ये स्पष्ट करता है कि निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ तटस्थ वक्र नीचे स्थित तटस्थ वक्र की तुलना में अधिक कुल उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। IC2 पर प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता IC1 की तुलना में अधिक है। इसी तरह IC3 पर मिलने वाली कुल उपयोगिता का स्तर IC2 की अपेक्षा अधिक है। IC4 जो सबसे ऊपर स्थित तटस्थ वक्र है, और ये तटस्थ वक्र सबसे अधिक कुल उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करता है। कोई भी उपभोक्ता हमेशा अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, अर्थात ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना चाहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक उपभोक्ता के पास में साधन सीमित है, साध्य अनंत है। इसका मतलब कि आवश्यकताएं तो अनंत है, परंतु उन आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन अर्थात एक उपभोक्ता की आय सीमित है, जिसे हम आगे चल करके बजट लाइन या कहीं कीमत रेखा के रूप में पढ़ेंगे, जो कि एक कंस्ट्रेंट के रूप में एक उपभोक्ता के पास में दी भी होती है, और उस कंस्ट्रेंट के होते हुए ही एक उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है।